साल 2025 अपने अंतिम दिनों में है। इस साल में देश ने बहुत कुछ खोया और बहुत कुछ पाया भी। ऐसे में आज हम बात करेंगे अपने देश भारत के राजनीति के उन धुरंधरों की, जिन्होंने अपने देश के लिए 2025 में कई फैसले लिए, जिनमें से सबसे पहला नाम आता है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। नमस्कार, मैं हूं राधा प्रिया और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। हमारे देश के लिए साल 2025 सिर्फ कैलेंडर का एक पन्ना नहीं रहा, वो भारत में रिफॉर्मर्स की राह में मील का पत्थर साबित हुआ। ये वो साल रहा जब प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश ने तय किया कि बदलाव को टालना नहीं है, पूरी ताकत से उसे लागू करने का यही सही समय है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल है लेबर रिफॉर्म, जो देश के इतिहास में 29 बिखरे हुए श्रम कानूनों को 4 आधुनिक लेबर कोड्स में समेटकर भारत ने ऐसा ढांचा तैयार किया जो एक तरफ उद्योगों को स्पष्टता देता है और दूसरी तरफ कामगारों को सुरक्षा देता है। इसने भारत की 64 करोड़ से ज्यादा वर्कफोर्स को विकास और मुख्य धारा में रखने का रास्ता मजबूत किया। वहीं इस साल का सबसे बड़ा कारनामा हमें ऑपरेशन सिंदूर में देखने को मिला था, जो कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद हुआ। इस हमले में निर्दोष भारतीय नागरिकों को आतंकियों ने निशाना बनाया, जिसके बाद से पीएम मोदी ने अपने भाषण में कहा था कि इसमें जो भी शामिल है उसको इसका खतरनाक अंजाम भुगतना पड़ेगा। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। एक रात में पाकिस्तान के कई आतंकी ठिकाने तबाह हो गए और युद्ध तक शुरू हो गए और अंत में पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए। पीएम के नए निर्णयों में से एक बड़ा निर्णय हुआ, जिसमें जीएसटी को सरल बनाते हुए टैक्स स्लैब 4 से घटाकर 2 कर दिया गया, वो भी 5% और 18% लाइफ सेविंग ड्रग्स के साथ साथ साबुन, टूथपेस्ट जैसी जरूरी चीजों पर जीएसटी या तो पूरी तरह खत्म कर दिया या फिर घटाकर 5% कर दिया गया। साथ ही नियमों को भी आसान किया गया। 5% और 18% के टैक्स लैब रहेंगे। इसका मतलब ये है रोजमर्रा के इस्तेमाल की ज्यादातर चीजें और सस्ती हो गई और आम लोगों के लिए राहत की खबर आई। अब हम बात करें पीएम के विदेशी नीति को लेकर, तो इसकी चर्चा पूरे विश्व में जोरों पर है। अमेरिका की लाख पाबंदी के बाद भी भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद नहीं किया। और इतना ही नहीं, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अभी हाल ही के दिनों में भारत आए, जिसको लेकर भी खूब चर्चा हुई। पुतिन के जाने के बाद पीएम मोदी अपने 3 मुस्लिम देशों की यात्रा पर गए, जहां उन्होंने ओमान के साथ मुफ्त व्यापार पर समझौता कर पूरे विश्व को चौंका दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम वैसे तो कई उपलब्धियां हैं, लेकिन इतने वैश्विक उथल पुथल के बावजूद भी भारत की 8.2% की जीडीपी ग्रोथ अपने आप में एक मजबूत आंकड़ा है। लेकिन इसका असली महत्व इस बात में छिपा है कि ये वृद्धि ऐसे समय में आई जब वैश्विक अर्थव्यवस्था अनिश्चितता, युद्ध आपूर्ति बाधाओं और महंगाई के दबाव से जूझ रही थी। देश के लिए ये बढ़त किसी एक सेक्टर की तेजी का नतीजा नहीं, बल्कि उस व्यापार सुधार प्रक्रिया का परिणाम है जिसमें टैक्स प्रणाली को सरल किया गया, श्रम कानूनों को स्पष्ट बनाया गया, निवेश के रास्ते खोले गए और व्यापार को नियमों के डर से बाहर निकालने की कोशिश की गई। इस पूरी जानकारी में हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2025 के कुछ बड़े कामों के बारे में चर्चा की। हमें आशा है कि देश के लिए पीएम मोदी ऐसे ही साल 2026 में कई बड़े फैसले लेंगे, जिससे देश प्रगति के पथ पर अग्रसर रहे। अब बात आती है इस पंक्ति में दूसरे नंबर अमित शाह को लेकर, जिन्होंने अपने नाम बड़ी उपलब्धि दर्ज कर ली है। वो पूरे 2258 दिन पूरे कर देश के सबसे लंबे समय तक कार्यकाल वाले गृह मंत्री बनने का रिकॉर्ड बना चुके हैं। ये उपलब्धि इससे पहले देश के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी के नाम थी, जो 2256 दिनों तक देश के गृह मंत्री रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजग संसदीय दल की बैठक में इस उपलब्धि के लिए शाह की सराहना करते हुए उन्हें देश की आंतरिक सुरक्षा को नई दिशा देने वाला नेता भी बताया। आपको बता दें कि शाह का कार्यकाल केवल लंबा ही नहीं, बल्कि बेहद प्रभावशाली और ऐतिहासिक भी रहा है। उन्होंने जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को हटाकर देश की राजनीतिक संरचना में बड़ा बदलाव किया। इसके साथ ही उन्होंने जम्मू कश्मीर में आतंकवाद और अलगाववाद के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए हर्यता कॉन्फ्रेंस पर प्रतिबंध लगाया और कई नेताओं को जेल भी भेजा। उनके कार्यकाल में आपराधिक कानूनों में भी ऐतिहासिक बदलाव हुए। भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और साक्ष्य अधिनियम को हटाकर 3 नए कानून, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू किए गए, जो 1 जुलाई 2024 से प्रभाव में आ गए हैं।
हमारे देश में नक्सलवाद अपने चरम पर था, जिसको लेकर कई सरकारों ने कई फैसले लिए, लेकिन अमित शाह के गृह मंत्री बनने के बाद निर्णायक भूमिका निभाई। उन्होंने 31 मार्च 2026 तक नक्सल समस्या को खत्म करने का लक्ष्य तय किया और अब तक कई क्षेत्र माओवादी प्रभाव से मुक्त हो चुके हैं। वहीं पूर्वोत्तर भारत में 12 शांति समझौते पर हस्ताक्षर कराकर 10,000 से ज्यादा उग्रवादियों को आत्मसमर्पण कराने में उनकी बड़ी सफलता रही है। शाह के नेतृत्व में नारकोटिक्स के खिलाफ भी बड़ा अभियान चलाया गया, जिसमें 10 लाख किलोग्राम से अधिक प्रतिबंधित मादक पदार्थ जब्त किए गए, जिनकी कीमत लगभग 12,000 करोड़ रुपए आंकी गई। वहीं हम बात करें अमित शाह के राजनीतिक दृष्टि की, तो उसमें भी अमित शाह बीजेपी का मजबूत स्तंभ रहे हैं। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने 2019 में बीजेपी को 300 से अधिक सीटें जिताने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। साल 2024 में वो पुनः गांधीनगर से लोकसभा चुनाव जीतकर लगातार दूसरी बार केंद्रीय गृह मंत्री बने। अब बात आती है इस लाइन के तीसरे नंबर के नेता की। इसमें नाम आता है विश्व के सबसे बड़े दल बीजेपी के नए कार्यकारी अध्यक्ष बने नितिन नबीन की, जिनके लिए साल 2025 बड़ी खुशी लेकर आया। बिहार जैसे राज्य से निकलकर नबीन का यहां तक का सफर तय करना उनकी बड़ी उपलब्धि है। नितिन पटना की बांकीपुरी विधानसभा सीट से 5 बार के विधायक रह चुके हैं। पटना से ही उनके पिता भी विधायक बने थे, लेकिन मूल रूप से नितिन नबीन नवादा जिले के हैं। उनका पुश्तैनी गांव नवादा जिले का अभावा में है। उनके पिता नबीन किशोर सिन्हा यहीं से सक्रिय राजनीति में आए। वे पटना पश्चिम सीट से साल 1990 में पहली बार बतौर निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव लड़े और तीसरे नंबर पर रहे, जिसके बाद बीजेपी के टिकट पर मैदान में उतरे और जीत दर्ज की। इसके बाद वे कभी चुनाव नहीं हारे। इस कड़ी में नितिन नबीन अपने पिता की विरासत को बढ़ा रहे हैं। हालांकि उनके पिता मंत्री नहीं बन पाए थे, लेकिन वो बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने। साल 2005 में जब एनडीए की सरकार बनी तो नबीन किशोर सिन्हा मंत्री पद की रेस में सबसे आगे के नामों में शामिल थे। तब वे चौथी बार चुनाव भी जीते थे, लेकिन उन्हें मंत्री नहीं बनाया गया, जबकि संघ ने उनका जुड़ाव जेपी आंदोलन में सक्रियता और लगातार चुनाव जीतने का रिकॉर्ड उनके पक्ष में था। संगठन का ये चौंकाने वाला फैसला था और सरकार बनने के सिर्फ 1 महीने बाद ही उनके पिता की हार्ट अटैक से मौत हो गई। अपने कर्तव्य और अपेक्षा से प्रेरित होकर नबीन के उस निर्णय ने एक ऐसी राजनीतिक पथ की नींव रखी जो 2 दशकों से सार्वजनिक जीवन, संगठनात्मक कार्य और चुनावी विजयों को सम्मानित करेगा। अब साल आता है 2006, जब नितिन ने अपने पिता की खाली सीट पर उपचुनाव लड़ा और पहली जीत के बाद से नितिन ने बिहार की राजनीति में ऐसी चुनावी दृढ़ता का प्रदर्शन किया है जिसका दावा कुछ ही लोग कर सकते हैं। उनके निर्वाचन क्षेत्र का नाम बदलकर बांकीपुर कर दिया जाने के बाद उन्होंने लगातार 4 विधानसभा चुनाव जीते, 2010, 2015, 2020 और 2025 में। अक्सर निर्णायक अंतर से फिर भी नितिन का सरल व्यक्तित्व, जिसे उनके सहकर्मी और आलोचक दोनों ही विनम्र, सुलभ और दिखावा रहित बताते हैं, इस भरोसे को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वे निजी जीवन में ज्यादा प्रचार नहीं करते और व्यक्तिगत लाभ के बजाय संगठन की ताकत को प्राथमिकता देते हैं। उनके सरल स्वभाव ने उन्हें एक ऐसा राजनीतिक व्यक्तित्व विकसित करने में मदद की है जो सुलभ और भरोसेमंद है, जो अन्य जगहों पर अक्सर देखने को मिलने वाली उग्र राजनीति से बिल्कुल अलग है। इस चुनावी जीत ने भले ही उनके उदय को आधार प्रदान किया हो, लेकिन बीजेपी के भीतर नितिन की स्थिति को मजबूत करने और संगठनात्मक कार्यों का अहम योगदान रहा है। उन्होंने भारतीय राजनीति युवा मोर्चा के भीतर महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। राज्य बीजेपी के महासचिव के रूप में कार्य किया और बिहार के बाहर भी चुनाव प्रचार की जिम्मेदारियां संभाली हैं, जिनमें छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव और अन्य राज्यों में राजनीतिक कार्यभार शामिल है। पार्टी कार्यकर्ता, आयोजक और रणनीतिकार के रूप में उनके व्यापक अनुभव ने उन्हें कई महत्वपूर्ण कौशल प्रदान किए हैं। चुनावी जटिलताओं का प्रबंधन, कार्यकर्ताओं को संगठित करना और विभिन्न मतदाताओं की नब्ज समझना। उनका संगठनात्मक कार्य बयानबाजी से ज्यादा सुनियोजित योजना पर आधारित है, जो बीजेपी नेतृत्व का एक महत्वपूर्ण गुण रहा है। अब इस कड़ी में नाम आता है कांग्रेस के नेता राहुल गांधी का, जिन्होंने साल 2025 में कई कारनामे किए, जिसमें सरकार को लेकर घेरने की खूब कोशिश की है, जिनमें सबसे बड़ा मामला वोट चोरी को लेकर रहा। लोकसभा में एक बार फिर से हार का मुंह देखने के बाद ही राहुल देश की सरकार पर वोट चोरी का इल्जाम लगाते आ रहे हैं। फिर आता है हरियाणा चुनाव, जिसमें फिर से एक बार फिर से कांग्रेस की करारी हार हुई।
इसके बाद राहुल ने फिर से सरकार को घेरा और बिहार चुनाव से पहले बाकायदा कई कागज पेपर के साथ मीडिया के सामने आए। लेकिन इन सभी कारनामों के बाद भी बिहार चुनाव में कांग्रेस का कोई फैक्टर काम नहीं किया और कांग्रेस की फिर से करारी हार हुई। ऐसे में अब ये बिल्कुल साफ दिख रहा है कि राहुल गांधी के लिए ना तो दिल्ली चुनाव बहुत मायने रख रहा था, ना ही बिहार विधानसभा चुनाव, और उनके चुनाव लड़ने के तौर तरीके से भी ऐसा ही लगता है। दिल्ली में तो सत्ता गंवाने के बाद से कांग्रेस अब तक खाता भी नहीं खोल पा रही है। बिहार में भी ऐसी हार कि कांग्रेस की सीटें असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के बराबर हो गई हैं। राहुल ने बिहार में SIR यानी विशेष गहन पुनर्निरीक्षण के बहाने वोट चोरी मुहिम चलाए। इसमें राहुल गांधी का नया स्लोगन भी आया, वोट चोर गद्दी छोड़ का मामला सामने आया। अब बिहार चुनाव के नतीजे ही राहुल गांधी के वोट चोरी कैंपेन का रिजल्ट है। राहुल गांधी का बिहार में वोटर अधिकार यात्रा भी बेकार गया। इन सब के बावजूद भी राहुल गांधी सीख न लेकर विदेशों में भी जाकर देश की एजेंसियों के खिलाफ बयान पर बयान देते नजर आए, जिसका फायदा उनको न मिलकर देश की सरकार को ही मिलता दिखाई दिया। अब हम बात करें इस समय देश की राजनीति में सबसे चर्चित नाम नीतीश कुमार की। इस साल के सबसे चर्चित नामों में से एक रहे हैं, क्योंकि इतने सालों तक सरकार में रहने के बाद भी उनका रुतबा कम होने का नाम नहीं ले रहा है। जैसे हाल ही में बिहार चुनाव में देखा गया, जिसमें NDA ने बम्पर जीत हासिल की। बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार एक ऐसा नाम है जिनके फैसले, गठबंधन और कामकाज हमेशा सुर्खियों में बनाए रहते हैं। अब जब NDA की बड़ी जीत में महिलाओं का वोट और नीतीश कुमार की छवि को बड़ा कारण बताया जा रहा है, तो एक सवाल उठ रहा है, ऐसे में क्या नीतीश ये आखिरी चुनाव लड़े हैं? क्योंकि नीतीश कुमार को लेकर अभी चर्चा चल रही थी कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, लेकिन नीतीश इस मामले में सबको चकमा देते हुए अपने कामों को बखूबी कर रहे हैं और कई नए फैसले लेकर लोगों को चौंकाते नजर आ रहे हैं। साल 2005 की जीत के बाद से ही नीतीश की राजनीति में असली शुरुआत हुई। नीतीश कुमार 15 साल से ज्यादा जंगल राज के बाद मुख्यमंत्री बने, तो उन्होंने एक ही लक्ष्य रखा, बिहार की छवि बदलनी है। सड़कों का विस्तार, गांव में बिजली, महिलाओं को मजबूत बनाने वाली योजनाएं और शिक्षा में उनका सुधार, इन सब ने उनकी एक मजबूत पहचान बनाई। इसी दौर में उन्हें सुशासन बाबू कहा जाने लगा। इसको लेकर खास बात यह है कि महिलाओं और OBC का एक बड़ा वोट बैंक उनके साथ मजबूती से खड़ा रहा, जो आज भी उनकी ताकत माना जाता है। 2010 में JDU BJP गठबंधन ने भारी जीत दर्ज की और नीतीश फिर मुख्यमंत्री बने। लड़कियों को साइकिल और मिड डे मील जैसी फैसलों ने स्कूल जाने वाली लड़कियों की संख्या अचानक बढ़ा दी। इस बार महिलाओं और युवाओं की रिकॉर्ड वोटिंग ने उन्हें धमाकेदार जीत दिलाई। ये चुनाव बिहार का सबसे शांतिपूर्ण चुनाव भी माना गया। साल 2014 में लोकसभा चुनाव के खराब परिणाम के बाद नीतीश ने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे दिया। अब आता है फरवरी 2015, जब वे कम समय के लिए सही एक बार फिर मुख्यमंत्री बने। उसी साल होने वाला विधानसभा चुनाव उनका सबसे कठिन चुनाव माना जा रहा था और इस चुनाव में चौंकाने वाली बात यह रही कि वे RJD और कांग्रेस के साथ मिलकर महागठबंधन में उतरे ताकि BJP को कड़ी टक्कर दे सके। ऐसे में यह गठबंधन ज्यादा दिन तक रहा। 28 जनवरी 2024 को उन्होंने RJD कांग्रेस गठबंधन छोड़कर फिर NDA में वापस की। ऐसे में यह गठबंधन ज्यादा दिन तक नहीं रहा। 28 जनवरी 2024 को उन्होंने RJD कांग्रेस गठबंधन छोड़कर फिर NDA में वापसी की और उसी दिन 9वीं बार मुख्यमंत्री बने। ऐसे में 2026 में एक केस भी उन पर दर्ज हुआ, जिसमें कार्यक्रम में उन्होंने राष्ट्रगान का सम्मान न करने का भी आरोप लगा था। और फिर 2025 का चुनाव आता है, जिसमें नीतीश कुमार के काम ने एक बार फिर कमाल दिखाया और बम्पर जीत हासिल की। इस पूरी जानकारी को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपको ये जानकारी कैसी लगी, अपने राय कमेंट्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल भारत एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें।